हाँ सचिन, अभी हो रही है क्लास स्टार्ट। खुशी, तुम ये बताओ, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सबको ना। खुशी, हाँ सर। ये बताओ कि तुम फ्रेश चैट पे नहीं पूछ पाते हो क्या डाउट्स? सर वहाँ पे तो बंद कर दिए ना ग्रुप। नहीं, वो तो व्हाट्सएप किया ना, फ्रेश चैट थोड़ी बंद किया। हाँ सर, वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अभी तक लॉगिन ही नहीं हुआ है, मेरा सर्वर डाउन चल रहा है। सर्वर किसका डाउन चल रहा है? पता नहीं सर, उस ऐप का ही डाउन चल रहा है। हम 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। अच्छा। अभी ट्राई तो कर ही रहे हैं। कैसे कर ग्रुप पे अब तुम कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाते हो? नहीं सर, ग्रुप तो एडमिन हो चुका है पूरा। अच्छा। और ये फ्रेश चैट पे कितने टाइम से मूव हुआ है तुम्हारा? लगभग 1 वीक से। तब से डाउट पूछ नहीं पाई? कौन से टॉपिक के डाउट है तुम्हारे, बताओ जरा। सर अभी तो एक क्वेश्चन एओडी का ही है, जो आपके व्हाट्सएप पे सर हम परसों ही भेजे थे, बट उस समय क्लास एंड हो गया था। एक सेकंड रुक जाओ, देखने दो मुझे। लेट एफ दे रखा है आर टू आर ग्राफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स शोन बिलो। एफ डैश एक्स दे रखा है, ठीक है। लेट अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स सी। हाँ तो ठीक है खुशी, इसमें क्या दिक्कत है? तुम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे है, जहां पे कॉन्केविटी चेंज होगी, हाँ। है ना? तो वो सारे के सारे पॉइंट चेक कर लो जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। हाँ ठीक है, तो सर। जैसे कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड, बता रहा हूं मैं। इधर हम्म, देखो, एक सेकंड। तुम्हारे पास क्वेश्चन खुला हुआ है क्या? बस यार 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसका कुछ बता देते हैं। हाँ सर। खुला हुआ है ना, तो तुम देखो सबसे पहला जहां पे ग्राफ कट रहा है ना, हाँ। इस टाइप का ग्राफ कट रहा है। एक बार रुक जाओ, यहां पे देखो। जब ये ऊपर ऐसा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये कॉन्केविटी चेंज हुआ जब हम्म। ये यहां से गया। आई बात समझ में? ऐसे गया ना, तो देखो ये कॉन्केव डाउन है, और यहां पे पॉइंट पे कितना है, कॉन्केव अप है। समझ हम्म। रही हो? हम्म। है ना? तो यहां पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा तुमको। हाँ यस सर। इसी तरीके से मैक्सिमम मिनिमा का है, ये मैक्सिमम मिल रहा है तुमको, हम्म। ठीक है। ये मिनिमा मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमा तो काउंट कर लोगी ना। सर लेकिन ये तो एफ डैश एक्स का ग्राफ है ना। क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। सर ये एफ डैश एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना। और तुमको पूछा किसमें है? सर लेकिन एफ एक्स के ग्राफ से ना हम मैक्सिमम या मिनिमम काउंट करेंगे। देखो ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम y इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स का जो ग्राफ होता है ना, तुम इससे एफ एक्स वाले ग्राफ में जाओ, तो जहां पे भी तुम्हारे पास में, देखो एफ एक्स और एफ डैश एक्स में डिफरेंस क्या है, जहां पे भी मैक्सिमम मिल रहा होगा ना, है ना, वो पॉइंट सीधा सीधा जीरो हो जाता है। जैसे हाँ देखो, तुम हाँ ये हाँ। ग्राफ करोगे, ये ग्राफ है तुम्हारा मैक्सिमा का, तो ये यस वाला सर। पॉइंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है सीधा। तो मतलब जो भी ग्राफ काट रहा होगा ना तुमको, वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना होगा, मैक्सिमा कब मिलता है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तुम्हारे पास में 0 और 1, ऐसा है, प्लस माइनस प्लस। तो जब प्लस से माइनस की तरफ जाओगी ना, तो तुमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। समझ रही हो? तो देखो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स आ रही है, और यहाँ पे यस। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, मैक्सिमा। हाँ। ठीक है। अच्छा, डबल डेरिवेटिव जहां पे क्या आ रहा हो, जीरो, है वही ना? चेक। डबल डेरिवेटिव जहां पे क्या हो रहा हो, जीरो, और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो ना हो रहा हो, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। यस सर। तो जो भी इस केस में मैक्सिमम मिनिमा आ रहे होंगे ना एफ डैश एक्स के ग्राफ में, ये डबल डेरिवेटिव आ रहा है तुम्हारे पास में, एफ डैश एक्स नहीं। अच्छा हाँ। तो इसका साइन इधर देखो ना, लेफ्ट और राइट में, अगर लेफ्ट और राइट में एफ डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, वो ये पॉइंट होगा। इसको ये जीरो कब हो रहा होगा, नेक्स्ट ग्राफ में जीरो हो रहा होगा ना, तो ये हाँ। एफ डैश एक्स का मैक्सिमम मिल रहा है या एफ डैश एक्स का मिनिमम मिल रहा है, तो यहां पे डबल डेरिवेटिव तुम्हारा जीरो हो रहा होगा। तो इन पॉइंट्स पे तुमको इन्फ्लेक्शन चेक करना पड़ेगा। इन्फ्लेक्शन कैसे चेक करेंगे, अगर आपका डबल डेरिवेटिव का साइन एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाए,
तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में काउंट होने लगेगा। समझी? हाँ सर। ठीक है, इस तरीके से इसको ट्राई करना है ना। और सर एफएक्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाना हो तो, मतलब एफएक्स ग्राफ में? एफएक्स में तो सीधा सीधा होता है। एफएक्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कॉन्केविटी चेंज होती है, हाँ। जैसे यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होगी ना, हम्म। ये कॉन्केव अप है, ये कॉन्केव डाउन है, तो सीधा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एफ डैश एक्स में कैसे दिखाएंगे? एफ डैश एक्स में ये पॉइंट जो है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे ट्रिपल भी 0 होगा क्या। आई बात समझ में? यस सर। तो ट्रिपल 0 होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अदरवाइज तुमको बताया भी हुआ है एक तरीका और है ना, डबल डेरिवेटिव में अगर एलएचएल में ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, तो a माइनस एच, एफ डबल डैश a माइनस एच आपको दे रहा है पॉजिटिव, और f डबल डैश a प्लस एच आपको दे रहा है नेगेटिव, तो कॉन्केविटी बदल गई ना यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो वाला पॉइंट पे आपका आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया। चलिए, तुम ऐसा है तो शाश्वत सर से बात करके देखो, तुम शायद वो बता पाएंगे तुमको कि फ्रेश चैट का कैसे लॉगिन करना है ना। ठीक है, वरना तो दिक्कत ही रहेगी यार, तुम अगर नहीं डाउट पूछोगे तो ये तो तुमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा ही। समझ आया तुमको ये खुशी? अगर नहीं समझ आया तो फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, चलो यार सामने देखते हैं यार, सब लोग आ गए शायद, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंटीग्रेशन देखो जरा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिस्टम है यार, हम लोगों को इंटीग्रेशन आता ही है थोड़ा थोड़ा, तो उसके कुछ बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, लेते ही डन लिख देना फटाफट, चैट में डन लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी। जो बहुत बेसिक पार्ट रहेगा उसे मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा याद करना है यहां तक का पोर्शन। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं इंटीग्रेशन में 12th क्लास में। भैया बस रिया ने लिखा है, बाकी लोग नहीं ले रहे क्या स्क्रीनशॉट, या बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब लोगों को अलाउ किया हुआ है, फटाफट या तो बोलो। सही है, चलो अगले पोर्शन पे मूव करते हैं। ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाक से। ये सब आपको आता है, आपने डायरेक्टली याद किया है यार, इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, आपने सीधा सीधा याद किया हुआ है ये सब कुछ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सर नए प्लानर के हिसाब से सिलेबस कब तक खत्म होगा? क्या बोल रहे हो? सर नए प्लानर के हिसाब से सिलेबस कब तक खत्म होगा? मैं खोल नहीं पा रहा। नए प्लानर में शायद 19 ही तारीख है यार, 14 या 19, मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है सर, वैसे हमारा कब तक हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा, देखो कितने चैप्टर तुम्हारे बचे हैं। वेक्टर 3D बचा है, और अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, और कोई बचा क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, हाँ। तो हर चैप्टर के हिसाब से आप 2 दिन ले लो यार। ठीक है, मतलब 30 मई से पहले हो जाएगा? हाँ पहले हो जाएगा आराम से। ओके सर। है ना? कितने चैप्टर बचे? ये लेंगे डेफिनेट में 2, डेफिनेट एरिया में 2 दिन लगा लो, डिफरेंशियल में 2 दिन लगा लो, वेक्टर में 1 दिन लगा लो, 3D में 1 दिन लगा लो, तो वेक्टर 3D कुल मिला के 2 दिन में, और प्रोबेबिलिटी बस खत्म, मतलब 8-10 दिन की बात है सर। एओआई? ठीक है सर। क्या बोल रहे हो बेटा दिवांशु? एओआई? एओआई? एओआई वही है ना, डेफिनेट में ही होता है वो, डेफिनेट में ही आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ एरिया वाला ना, वो आ जाएगा, डेफिनेट में ही है हमारे पास। सर मैथमेटिकल रीजनिंग? क्या? मैथमेटिकल रीजनिंग? मैथमेटिकल रीजनिंग का तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट है, वो तो आधे घंटे का चैप्टर है हमारे हिसाब से। ठीक है। ठीक है, तो 1 दिन ले लेंगे ना मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स, हो जाएगा। एक बार पीछे वाली स्लाइड कर दो, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, यहाँ का स्क्रीनशॉट हो गया, फटाफट आगे बढ़ता है यार। यहां तक देखो, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हैं यार। देखो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 ln a प्लस x और a माइनस x, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। बताओ सही है ना?
पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। ये देखो, एक मिनट। पड़ा हुआ है, बताओ। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। चलो यार कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं फटाफट, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है पहला, सॉल्व करना शुरू करो। देने को तो कितना भी दे सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ यार, ये दिख नहीं रहा। क्वेश्चन है आपके पास में, इवैल्यूएट करना है आपको इंटीग्रेशन 4x की पावर 5 dx को। जल्दी सॉल्व करो। सर हो 2 गया? बट रही है x सीधा की सीधा पावर 4 आ जाएगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस में c, तो 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c। बताओ सही है? बोलो। हाँ भाई करेक्ट है, सही है। अगले पोर्शन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यार। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। सर हो गया। हो गया? हर किसी हाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन लग जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब dx 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 dx प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये x की पावर माइनस 1/2 dx। हर किसी का इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा या नहीं? हुआ? चैट में लिखो फटाफट यार, बहुत एनर्जी डाउन हो चुकी है हम लोग की, हमको इसको खत्म कर रहे हैं यार, ज्यादा टाइम हम लगा नहीं सकते। जल्दी लिखो चैट में, जैसे ही बोलूं चैट में, अगर नहीं हुआ है तो फटाफट डाउट लिखो, अदरवाइज यस या डन लिखो जल्दी। बढ़िया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं यार। बताओ ये क्वेश्चन हुआ, क्या लिखा गया है? मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं e की पावर x ln a प्लस e की पावर a ln x प्लस e की पावर a ln a। सॉल्व करना है जल्दी। हाँ बहुत बेसिक है, अभी बेसिक से अच्छे की तरफ चलेंगे, जल्दी बताओ। हुआ? सही है। एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं यार इसके अंदर, e की पावर कितना होता है? log a बेस e। तो ये क्या करता है यार, इसको रिप्लेस कर देता है यार, a और e को रिप्लेस किया जा सकता है, तो a की पावर log e बेस e, ये a आंसर आ जाता है। सेम प्रॉपर्टी हम लोग इस केस में यूज करने वाले हैं। ln a का मतलब कितना होता है? log a बेस e होता है। तो यहां पे देखो जरा, पहला वाला कितना आ जाएगा आपका? यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log a की पावर x बेस e प्लस दूसरा वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर में हो जाएगा log x की पावर a बेस e। तीसरा वाले में a की पावर a हो जाएगा, तो log ये सॉरी e वाला चल रहा है e, ये log a की पावर a बेस e, ये पोर्शन आ जाएगा अपने पास में dx के बराबर। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा इंटीग्रेशन बेस e, तो a की पावर x आ जाएगा, log e बेस e कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की पावर a आ जाएगा, log e बेस e 1। तो ये वाला पूरा पोर्शन इसको रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आ जाएगा a की पावर a log e बेस e कितना हो जाएगा? 1। सब जगह बस dx सॉल्व कर लो यार। a की पावर x का कितना होता है? a की पावर x अपॉन ln a, ये कितना हो जाएगा? x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? a की पावर a टाइम्स ऑफ x प्लस c। आंसर आ गया। बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो। बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछिए। हाँ नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, नोट की बजाय स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा सही रहेगा। सिद्धांत हो गया? हो गया सर। बड़े आगे चलिए, और नहीं आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट है टाइप, ऐसे तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते ही रहेंगे। नेक्स्ट है ये वाला हिस्सा यार, अलग से स्लाइड में काट के इसलिए लिखता हूं मैं ताकि इसमें बहुत ज्यादा दे रखा है, आप उतना हिस्सा पढ़ो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उतना ही हिस्सा पढ़ो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इफ वी सब्स्टिट्यूट phi x is equals to t in an integral, तो पहला क्या चेंज आएगा, एवरीवेयर x will be replaced in terms of new variable t, और dx को रिप्लेस करके कन्वर्ट करके करना पड़ेगा in terms of dt। एग्जाम्पल उठा लेते हैं यार। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन दिया गया है मेरे को sin x की पावर 4 टाइम्स ऑफ कितना लिखा गया है x क्यूब, यहां पे ये लिखा गया है dx। अब मुझे इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से करना है ताकि सब्स्टिट्यूशन लगा के मेरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x की पावर 4 को ले लूंगा t यार, बोथ साइड क्या कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। सब लोगों ने बहुत आसानी से पढ़ा है ये वाला, खूब पढ़ा है ये वाला। 1/4 x क्यूब dx कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास में, dt के बराबर। ये हो जाएगा साइन x की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में t, तो बेटा सिर्फ सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये 1/4 टाइम्स ऑफ ये साइन t का कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस कॉस t, प्लस में कितना आ गया c, तो आप लिख सकते हो 1/4 ये हो जाएगा माइनस कॉस x की पावर 4 प्लस में कितना आ जाएगा c। आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से यहां पर, बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन में, किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, नहीं है तो चैट में यस या डन लिखो। ओके दीपांशु मैं कर दूंगा ऐसा, चैट में यस या डन लिखो। हाँ भाई, इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे हैक्स हैं जो आपको आज पता चलेंगे यहाँ पे। देखो इंटीग्रेशन बेसिकली जितना आपका एनसीईआरटी है ना उतना इंटीग्रेशन यहाँ पे, याद रखना जितना एनसीईआरटी में है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में फॉर्म्स नहीं पता है। आपने सिंपल बोला एनसीईआरटी में है, हमें भी पता है, ठीक है। आपको सीधा सीधा सिर्फ इतना पता है कि भैया ये चीज है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, उसको यहाँ पे फॉर्म बना देंगे हम, बस आपको फटाफट पता चलने लग जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और यही सेम क्वेश्चन उठा लिया मैंने, छोड़ो आगे क्वेश्चन लेने की रिक्वायरमेंट है इसमें। एक आपका दिल कर रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, ट्राई करो जल्दी। ये वाला क्वेश्चन है ln x का स्क्वायर अपॉन x dx, बेसिक सा पार्ट है, सीधा जैसे ही हो जाए फटाफट डन लिखो। सही है सिद्धांत, आगे और लोग भी हैं। सही है, दीपांशु का भी आ गया। बाकी लोग ln x को कितना ले लो बेटा, t ले लो, तो 1 अपॉन x dx कितना हो जाएगा आपके पास में dt हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा यार। ये इंटीग्रेशन ये कितना आएगा आपके पास में t स्क्वायर dt के बराबर, ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, t की वैल्यू वापस से डाल दो कितना ln x, सॉल्व हो जाएगा यार। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके से? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं यार। सब्स्टिट्यूशन अपना हो गया, सब्स्टिट्यूशन में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। ये इस तरीके के। आ जाते हैं इस नोट की तरफ यार। इस नोट का यूज करेंगे, कुछ समझाएंगे। देखो मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको एनसीईआरटी में नहीं है, वो बस हमको देखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा, अगर कहीं भी आपके सामने लिखा है क्या fx की पावर n f डैश x dx, तो आंसर आएगा ये, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जैसे लिखा होता बाई चांस यहां पे लिखा होता साइन की पावर 4x इंटू में लिखा होता cos x dx, तो ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ही हो रहा है। मैं क्या करता, साइन x को लेता t,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता कितना, cos x dx, तो उसको लिख देता dt, तो ये आ जाता है t की पावर 4, इंटीग्रेशन करता है तो कितना आ जाता है t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, मतलब मैं डायरेक्टली लिखता तो ये लिख सकता था साइन की पावर 5x अपॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस में c। बताओ ये फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? जितने भी ऐसे फंक्शंस बन सकते हैं सबका आंसर इसी तरीके से आएगा। अगर आपको पता है कि सिंपल फंक्शन है, उसकी पावर लिखी हुई है, उसका डिफरेंशिएशन साइड में लिखा हुआ है, बस इसको टी ले लो सीधा हो जाएगा, तो ये जनरलाइज करके लिखा गया। ठीक है, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमने ये सब निकालना जानते हैं। सेम टाइप से क्वेश्चन ये भी है यार, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर एन चल रहा है, सेम ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा घुमाया तो ये एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना चल रहा है cos x dx अपॉन में कितना चल रहा है sin x, उसकी पावर में कितना चल रहा है 4, sin x को ले लो t, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना cos x dx, उसे लिख देंगे dt अपॉन t की पावर 4, तो t की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, सीधा सीधा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा, मतलब सेकंड पार्ट आपके पास में डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके से? दो स्टार्टिंग के दो वाले में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत है, सीधा सीधा साइन को दोनों ही केसेस में टी सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों ही सेम टाइप के एग्जांपल है। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? थर्ड वाले में हमको इंटरेस्ट है, हम थर्ड वाले में जाएंगे, बताओ। अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया, सांप सूंघ गया, क्या समस्या है? समझ नहीं आया या ज्यादा फास्ट हो गया? हाँ चलिए थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं यार, ये थर्ड वाला पार्ट है, इसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। तो इसमें क्या होता है, dx अपॉन, क्वेश्चन आपको मिलता है ऐसा, आपने एनसीईआरटी में ऐसा एग्जांपल देखे हैं खूब, ठीक है, ये मिला dx अपॉन x टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस 1। अब बेटा अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, है ना, यहाँ पे x क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, तो x क्यूब को बाहर निकला तो कितना मिल गया आपको, x की पावर 4 बन जाएगा, ये 1 प्लस x की पावर -3 आ जाएगा। कैसे? आप बोलोगे सर x क्यूब को यहां डिवाइड किया, x क्यूब को मल्टीप्लाई किया, तो x क्यूब अपॉन x क्यूब हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x क्यूब कितना हो गया, x की पावर -3। सीधा सीधा है, ये 1 प्लस x की पावर -3, इसको t ले लो बेटा, ये कितना आ जाएगा -3 x की पावर -3 -1, मतलब -4 dx इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां पे ध्यान से देखो, -1/3 तो चला गया, ये इसको देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं -3 dx अपॉन x की पावर 4 कितने के बराबर dt। तो इतना हिस्सा आपको मिला हुआ है यहाँ पे, कहां पे, dx अपॉन x की पावर 4, उसको लिखा जा सकता है dt अपॉन -1/3, वो मैंने लिख दिया। अपॉन में कितना चल रहा है t, सीधे सीधे आंसर है यार, कितना आंसर आ जाएगा, -1/3 ln t प्लस c, t की वैल्यू यहां से उठा के रिवर्ट कर दो यार। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई तो बताओ। अगर ये समझ में आया तो ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ फिफ्थ ये सब एक जैसे है, ये समझ में आया तो बताओ, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे है, फिर उसके बाद में सीधा आपको जूम करके दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यूज होगा। बताओ, सिद्धांत ने 3 मैसेज ठोक दिए हैं सर, क्लियर, यस। बाकी सब लोग ऐसा लग रहा है जैसे तो भाई अनम्यूट, मतलब अपने आप को म्यूट करके आराम से मीटिंग अटेंड करने आए, बैठे हैं आराम से, मजे लेंगे चले जाएंगे। बढ़िया, चलो अगले पोर्शन पे मूव करते हैं। मैं जूम कर रहा हूं, सब लोग सामने देखो, ये क्लियर नहीं हुआ जूम करने पे भी, ठीक है, तो बैक वाले पे ही चलते हैं। यहां पे देखो, इस पार्ट को देखो जरा, ये पार्ट को, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां चल रहा है x की पावर n प्लस 1, n माइनस 1 अपॉन n चल रहा है। आप चाहो तो हम इसको अलग से उठा लेते हैं, ठीक है, इसको अलग से उठा के और फिर इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग में क्लियर हो जाएगा। हाँ जी चलो, हमने पूरा ट्राई करके इसको अलग से सॉल्व कर लिया था। तो देखो बेटा, इसमें है क्या, इसमें है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, x की पावर n प्लस 1, n माइनस 1 अपॉन n चल रहा है। बस कुछ नहीं, एग्जाम्पल उठा लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये कितना हुआ, dx अपॉन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, आपने किया एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब प्लस 1 लिया, ये कितना आ जाएगा, क्यूब n आएगा, यहां n है बेटा, n माइनस 1 कितना हो गया आपके पास में 2 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है n। ऐसा क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेगा।
ये जो एक दिन याद है जब दीपांशु ने बोला था कि मंकी मेथड कुछ बोला था, किसी ने बोला था, दीपांशु तुमने बोला था, किसने बोला था? हाँ सर मैंने ही बोला था। मंकी मेथड है ना। तब मैंने हाँ। तुमको बोला था कि बंसल क्लासेस में जब मैं पढ़ता था तो बंसल सर ने ये मेथड बताया था, कुटुर कुटुर। बताया था सर, बताया था सर। एक दिन मैंने यूज किया था ना, उसी दिन जब तुमने मंकी बोला था तो मैंने बोला था उन्होंने इस मेथड को कुटुर कुटुर बोल दिया था। हाँ तो उन्होंने सर। कुछ नहीं किया था, उन्होंने इन 3 फॉर्म्स को ही कुटुर कुटुर मेथड बोल दिया। ठीक है, ये हाँ। 3 फॉर्म्स को उन्होंने कुटुर कुटुर मेथड बोल दिया था। कुछ नहीं है उसके अंदर, सीधा सीधा हम कुछ नहीं कर रहे, हाईएस्ट पावर को बाहर निकालते हैं बस। पहले वाले केस में भी देखो हमने x की पावर n को बाहर निकाला। ये एग्जाम्पल इसका सामने दे रखा है, कहां लिया था, ये नीचे एग्जाम्पल। इसमें देखो x की पावर 3 को बाहर निकाला था। सेम काम देखो इस केस में भी, यहां वाले केस में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको x क्यूब को बाहर निकालेंगे। तो जो भी अंदर हाईएस्ट पावर होती है ना बेटा, हम उसको बस बाहर निकाल लेते हैं और इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही बाहर निकलेगा ना, तो जो अंदर टर्म बनेगी ना, उसका डिफरेंशिएशन आपकी बाहर वाली टर्म बन जानी चाहिए। देखो जैसे यहां बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यूब बाहर निकलेगा। एक्स क्यूब की पावर कितना बना बेटा, 2/3, 3 ने 3 उड़ा दिया, कितना रह गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना रह जाएगा आपके पास में, 1 प्लस एक्स क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, ये 1 प्लस एक्स की पावर -3 बना देगा। इसकी पावर चलेगा 2/3। अब बताओ 1 प्लस एक्स की पावर -3 है ना बेटा, इसको आप टी ले लो, खत्म मामला। जैसे टी लोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, -3 एक्स की पावर -4 dx। तो dx अपॉन एक्स की पावर 4 को लिखा जाएगा dt, बस खत्म। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? सर ये एक्स क्यूब 2 की पावर 3 कैसा है? ये तो फॉर्म लिखी हुई है ना, ये फॉर्म लिखी हुई है। क्या फॉर्म है मैं यहां पे बता देता हूं, सीधा सीधा फॉर्म लिखी हुई है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n प्लस 1, इसकी पावर लिखी है n-1 अपॉन n। ये फॉर्म लिखी हुई है। तो मैंने n की जगह 3 डाल दिया है बस उठा के, और आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लिया, बचा कितना, 1 प्लस एक्स की पावर -3, उसको t ले लिया, ये आ जाएगा t की पावर 2/3, और ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसके डिफरेंशिएशन से ये चीज रिप्लेस हो जाएगी। जूम आउट करता हूं, एक साथ दिखाई देगा। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत है? अगर पूरा सॉल्व करना है तो यहां से कुछ नहीं हुआ, ये हुआ -3 एक्स की पावर -4 dx इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा dt, बस t के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं यहां से लिखूंगा, ये -1/3, ये आ जाएगा dt, ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी रखी जाएगी, t उसका स्क्वायर 2/3। बताओ जल्दी बताओ, समझ आया क्या? बस इसे सॉल्व कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सर ये होल पावर में है 2/3? हाँ, ये इसकी पावर में केवल x³ + 1 की पावर है। तो देखो बेटा, ये टाइप में भी यही किया। इस टाइप में क्या कर रहा है, देखो बेटा, इस टाइप में भी x की पावर n को बाहर निकाल रहा है। इस टाइप को भी अगर आप अलग से सॉल्व करना चाहते हो ना, तो सीधा सीधा इसको ले लेते हैं, जस्ट एग्जाम्पल ले लेके आप सब्स्टिट्यूट कर करके देख लो, ये फॉर्म बन जाती है और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता है इतना मजाक सा पार्ट चल रहा है, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है। n की वैल्यू को फिर से मैं 3 डाल देता हूं, तो एग्जाम्पल कितना बन जाएगा मेरे पास में, ये एग्जाम्पल बन गया dx अपॉन में कितना है, x³ यहाँ पे 1 प्लस में ये कितना चल रहा है, x की पावर 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3, ये लो। ठीक है, तो बताओ यहां से x³ फिर से बाहर निकालो, x³ बाहर निकला तो उसकी पावर हो जाएगी 1/3, क्यूब ने क्यूब को काट दिया, आ गया x, तो x³ + 1 कितना आ गया, 1 अपॉन x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर -3, ये कितना हो जाएगा dx। बस इसको फिर से t सब्स्टिट्यूट कर दो, वापस सॉल्व हो गया। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, अगर किसी को भी डाउट है अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो। अगर किसी को भी डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो। ये हम लोगों ने यहां पे देखा है बेटा, बाय पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 5 नोट के तौर पे दिया गया है ना, तो ये देखो, ये तीनों फॉर्म आपकी एनसीईआरटी में है, ये तीनों फॉर्म है ना आपकी एनसीईआरटी में, बस वो क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखी हुई होती है,
तो आप पता नहीं लगा पाते कि सर ये चल क्या रहा है इसके अंदर। तो आप हमेशा इन क्वेश्चंस को ना अपने सर के पास डाउट लेके जाते होंगे जो भी पढ़ाते होंगे, और वो खटाखट सॉल्व कर देते होंगे। उसका रीजन ये है कि उन्होंने देख रखा है कि हाँ भैया इस फॉर्म में क्या यूज करते हैं, इस फॉर्म में हम सीधा सीधा एक्स, हर केस में देखो ना, इसमें x की पावर n+1 में x की पावर n बाहर निकाला, यहाँ पे x की पावर n बाहर निकाला, यहाँ पे x की पावर n बाहर निकाला, हर केस में हम x की पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, और इससे ज्यादा हम दिमाग लगा ही नहीं रहे पूरे सिस्टम में। बताओ समझ आया? बताओ बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बाय पार्ट। ठीक है, तो आपको बाय पार्ट के बारे में सब कुछ पता ही है। सामने देखो सब लोग, बाय पार्ट क्या है? दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो ये पहला फंक्शन माना गया, ये दूसरा फंक्शन माना गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को रखा जाता है हमेशा एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहला दूसरा फिर से पहला दूसरा, और सेकेंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, f इंटू जी एक्स डी एक्स में एफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो पहला एज इट इज दूसरा, पहला एज इट इज दूसरा, इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना होता है यार। आप ऐसे सीधे सीधे नहीं ले सकते। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसके हिसाब से काम करता है? आइलेट के हिसाब से काम करता है। आइलेट में मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करना ही प्रायोरिटी है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले? तो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर इनमें से ये इनवर्स और एल्जेब्रिक आया है तो इनवर्स वाले को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, एल्जेब्रिक को सेकंड मानूंगा। मान लेते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल आ गया, तो लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट मानूंगा, एल्जेब्रिक वाले को सेकंड मानूंगा। ये सब लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया है इसका। क्या इस पे मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है क्या? सीधा क्वेश्चन ले लूं क्या? बताओ। इंटीग्रेशन का यहां तक का पार्ट तो सबको मजा आता है। बताओ जल्दी, क्वेश्चन ले लूं इस पे? अरे हाँ या ना बोलो, कुछ और एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है इसमें? चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये सामने है, ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करके बताओ हुआ या नहीं। आइलेट रूल का ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट का करना है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स और tan इनवर्स एक्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए सामने देखिए, सीधा सीधा आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है, देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? लॉगरिथमिक, ये आ रहा है इनवर्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इनवर्स। सेकंड कौन सा है? एल्जेब्रिक, तो ये सेकंड हो जाएगा ये। बस, तो ये अपने पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, तो tan इनवर्स x को रखा एज इट इज, सेकंड फंक्शन का कर दिया इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का किया गया डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और फर्स्ट का कर फिर से कर दिया गया इंटीग्रेशन टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में, वापस से कितना आ गया भैया, ये dx आ गया। तो देखो बेटा ये कितना हुआ, tan इनवर्स x, x का आ जाएगा कितना, x² बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन हो गया आपका
1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना आ गया फिर से आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया dx। बस बेटा ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो एज इट इज ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां से 1/2 आ गया बाहर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि सेम पावर जा रही है ना तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेम पावर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम पावर होती है तो आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हो इसको। तो प्रॉपर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट कर देते हैं, या तो हम लोग क्या कर देते हैं ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये समझ में नहीं आता सर, क्या कब करते हैं प्लस माइनस? जब पावर ऊपर होती है ना, देखो यहां भी स्क्वायर बन रहा है, यहां भी स्क्वायर बन रहा है। अब एक्स स्क्वायर में केवल एक सिंगल टर्म एडेड है 1, तो तुम एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। अगर बाई चांस ये कुछ ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा होता, ऊपर चल रहा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे होता 2x प्लस 1 होता। ठीक है, तो तुम एल्जेब्रिकल डिवीजन भी कर सकते थे, या फिर तुम क्या कर सकते थे, प्लस 2x बनाने से सेम चीज बन रही है और माइनस 2x कर देते, ये इसे काट देता और इसके नीचे ये चीज आ जाती, बन जाता। ठीक है, ठीक है, तो प्लस माइनस 1 अप्लाई किया हम लोगों ने यार, प्लस माइनस 1 किया तो ये कितना हो गया, सीधे सीधे इसने इसको सॉरी ये क्यों काट रहे हैं, फिर तो करते क्यों, ये प्लस वाले को इसके साथ इंक्लूड कर लिया यार, कितना आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। यहां पे देखो अलग अलग कर लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बन गए आपके पास में। ठीक है, ये तो कट गया यार, तो इसको अलग से कर लेगा, ये कितना आ गया आपके पास में बताओ जरा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2। आपको पता है क्या, मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए, ठीक है, उनमें मैंने मैक्सिमम लोगों की गलती पता है क्या देखी है, मेंस में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को खराब कर देना। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंस की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग, इवन जो बच्चे ने ऐसा है कि 300 के अंदर रैंक भी स्कोर किया ना जेईई एडवांस में, उस बच्चे ने भी मेंस में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गलत कर दिया। तो मेरा इतना कहना है कि आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ना लाइट लेते हो हमेशा। आप ये फॉर्म्स को देखते हो, अरे यार इतनी फॉर्म्स लगी है, इतना लगा हुआ है, उतना लगा हुआ है, नहीं बेटा इतना उतना कुछ भी नहीं है। सिंपल एक एक चीज, एक एक फॉर्म को ढंग से अंडरस्टैंड करोगे ना, समझ में आने लग जाएगा। दिक्कत इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पता है आती क्या है, क्या आपको ये समझ में नहीं आता कब क्या लगाना है। ठीक है, तो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन चेक करो। सब्स्टिट्यूशन आपसे लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद में आप जाओगे दूसरा वाला पार्ट पे, जो मैंने नोट लिखवाया हुआ था, उस नोट में देखो क्या वो लग पा रहा है। अगर लग पा रहा है तो ठीक है, नहीं लग पा रहा है तो फिर आप जाओ बाय पार्ट पे, बाय पार्ट देखो, बाय पार्ट से हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट फॉर्म पे चले जाओ। कोई स्पेशल फॉर्म बन रही है क्या, तो ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। ये दोनों चैप्टर में इसी तरीके से काम होता है, वरना आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये किसका आंसर होता है, ये तो सीधा सीधा हमको पता है किसका है, tan इनवर्स x का, और इसका कितना हो जाएगा x, आ गया आंसर सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्यूशन यहां लिखा हुआ है, 2000। बताओ कोई दिक्कत है, जोर से बोलो लड़के, दीपांशु जोर से बोलो, आवाज समझ नहीं आई। जनवरी के जेईई मेंस में सर गंदा क्वेश्चन आया था सर, इससे लॉग 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 कुछ करके। हाँ हाँ, तो दिक्कत क्या है, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करके देखोगे, अटेम्प्ट करके देखो। देखो तुम लोगों ने अभी बोर्ड के हिसाब से जब देखा होता है ना, तो बोर्ड के हिसाब से तुम क्या करते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बार बार ट्राई कर लेते हो, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन इंटीग्रेशन का देते हैं, वो आसान सा, वो तुमसे बोर्ड में सॉल्व हो जाता है, तो तुमको हमेशा लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा हो गया मेरा इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन में ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन में बनता नहीं है, कई बार डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आया सर घुमा दिया एकदम। एक क्वेश्चन है बताता हूँ, देखो देखना, आप प्रीवियस ईयर में आपको दिखेगा कहीं पे इंटीग्रेशन का, ऐसा लिखा होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन ना पता है जेईई एडवांस में पूछा गया एक बार, एडवांस मतलब आईआईटी जेईई की बात कर रहा हूं, फिर जेईई मेन ने 2 बार पूछा है, मतलब एआईईई ने 2 बार पूछा है।
ठीक है, 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया, इतना बढ़िया क्वेश्चन था ये। मतलब इसे देख के ऐसा लगेगा भाई डबल डेरिवेटिव ही तो लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जब उसकी फॉर्म्स दिखाई गई ना सामने, तब हमको हम समझ में आया हमको, यार अरे यार इसमें ये कहां से ले आया ये सब कुछ निकाल के। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सीधा सीधा तुम एक काम कर दो, बस डी बाई डी एक्स बनाओ, और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसको 1/dx/dy लिख के ऊपर नीचे के हिसाब से सॉल्व कर दो, बस सिंपल है। और भी कई तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। डी बाई डी एक्स लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग अलग फंक्शन मान के ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। अलग अलग करने का मतलब है आप ऐसे कर दो, बहुत तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। उन लोगों ने वन ऑफ द मेथड उसको यूज कर लिया, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो क्वोशिएंट रूल लगता है ना डेरिवेटिव का, वो लगा दो आप इसके अंदर, अलग ही बन जाएगा, आप देखना कुछ भी बन के निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि देखने में क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा इंटीग्रेशन का टफ बनेगा, लेकिन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है, ट्रिकी होता है, ठीक है। तो हमको दिमाग लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है बेटा, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, ये सब आपके पास हैंड आउट है ही, तो आप बाद में भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आगे बढ़े या एक और क्वेश्चन कराएं? सर ये e की पावर x और sin x का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना सर? हाँ लिखा हुआ है, आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है ना उसमें होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। दिखा देता हूँ ना, ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये रहा। हाँ सर यही वाला। ठीक है, यस पर सर। तुमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लड़के। हाँ सर, मतलब जल्दी हो जाता है सर। हाँ जल्दी हो जाता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम बाय पार्ट लगाओ इसके अंदर, बहुत हाँ तेजी से उड़ता है। अगर यस सर। तुमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ना बाय पार्ट पे, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप तुमको ये फॉर्मूलाज याद करने की रिक्वायरमेंट है ये वाले, ठीक यस है। सर। यस। चलो यार, 2 फॉर्म पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट उन 2 फॉर्म पे क्वेश्चन उठाएंगे। ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को जनरली, ये दोनों फॉर्म जो है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि सर कहां लगाऊं, इसको समझ नहीं आता। मतलब लोग मुझसे सच में यही पूछते हैं कि सर कैसे लगाऊं, कहां लगाऊं। तो सीधी सी बात है, देखो बेटा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो सीधा सीधा आपको एफ e की पावर x एफ एक्स लिख देना है। अब लोगों को दिक्कत इसमें पता है क्या होती है, आप बोलते हो सर ये पता ही नहीं चलता हमको कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो बेटा जब भी e की पावर, एक तरीका तो यही है, जब भी e की पावर x आएगा, अंदर कुछ भी लिखा हो, आपको ट्राई करना है ये जनरेट करने का। आपको पता है कि बाय पार्ट का यूज करके ही आता है आंसर। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं कि ये आंसर निकलता कैसे। देखो, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स, इसको रख लो एज इट इज, और जो e की पावर x एफ डैश एक्स है ना, इस पे आप बाय पार्ट लगा दो। बाय पार्ट लगाओगे तो कैसे आ जाएगा, ये जो फंक्शन है ना, इसका बोलो जिसका इंटीग्रेशन होना है, और ये फर्स्ट फंक्शन भी है, तो ये एज इट इज चल रहा है। इस वाले केस में ये e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स वाला सिस्टम है, तो e की पावर x एज इट इज एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा आपके पास में एफ एक्स, ठीक है, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का हो जाएगा e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन dx। आप देखो इसने इसको उड़ा दिया, बचा कितना e की पावर x प्लस एफ एक्स, e की पावर x इंटू एफ एक्स, वही तो बच गया। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया है ना, आपका बाय पार्ट का यूज करके ही आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म को याद कर लो, डायरेक्टली e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, आप बोलोगे सर इसे यूज कैसे करें, तो बेटा कभी कभी क्या देता है वो कुछ इस तरीके से दे देता है, e की पावर x मिल जाता है, एफ एक्स मिल जाता है, लेकिन उसका एफ डैश एक्स बन नहीं रहा होता है वहां पे, लेकिन उससे कुछ ना कुछ बन के निकल रहा होता है, ठीक है। तो हम कोशिश क्या करते हैं, उसका एफ डैश एक्स वहां पे बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और तब ये फॉर्म वहां पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास एक तरीका तो हमेशा ही होता है, आप बाय पार्ट अप्लाई कर लो, तब भी आंसर आना ही आना। इसी तरीके से सेकंड फॉर्म होती है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इस केस में भी डायरेक्ट आंसर आता है एक्स एफ एक्स वाला। ये एक्स एफ डैश एक्स है ना, इस पे आप बाय पार्ट लगा दो, ये दोनों कट जाएंगे, फिर से आंसर आ जाएगा एक्स एफ एक्स। आप चाहो ट्राई करके देख सकते हो। अब मैं इस पे क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं, ठीक है, दोनों का रिजल्ट याद कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इस पे क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं बेटा। बताओ, चलो ये क्वेश्चन उठाते हैं।
क्वेश्चन उठाया सामने, ट्राई करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। सर हो गया। हो गया यस सर। सब लोगों से? सब लोगों से हुआ? चलो भाई, जिससे नहीं हुआ वो सामने देखो। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहां पे कितना लिखा हुआ है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन उसका स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स यहां पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया dx। देखो इसने इसकी पावर काट दी, बस इंटीग्रेशन ये कितना बना, वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब आपको चेक ये करना है कि ये जो वन अपॉन एक्स प्लस वन है ना, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आता है क्या? बस तो मैं चेक कर लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन उसकी पावर माइनस वन लिख दिया हम लोगों ने, तो माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू। तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का आ गया बेटा स्क्वायर। तो देख लो यही आ रहा है, तो ये हो गया एफ एक्स, और ये माइनस वाला कितना हो गया अपने पास में, एफ डैश एक्स। तो कितना आंसर आ गया, ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में सी। सीधा बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी तरीके से? फर्स्ट स्टेप, बोलो बेटा। फर्स्ट स्टेप बताना था। फर्स्ट स्टेप में मैंने x प्लस माइनस वन किया, x में ऊपर प्लस वन किया और माइनस वन किया। रीजन क्या है, नीचे x प्लस वन आ रहा है ना, तो x प्लस वन का स्क्वायर काटा जा सकता है इसका यूज करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, सिंपल पार्ट है। ये वाला एक क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पता है आपको ये, और काफी फेमस क्वेश्चन है, जेईई मेन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ln x प्लस वन अपॉन ln x का स्क्वायर, सॉल्व करके देखो। मिसलेनियस का एग्जांपल है। हाँ मिसलेनियस का एग्जाम्पल है और जेईई मेन में पूछा भी जा चुका। सर। हाँ सर जो फोन आते हैं सर, जैसे बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मतलब फोन आते हैं, किसके फोन आ यू रहे गेट, सर मतलब कुछ लोगों के आते हैं कि इस कॉलेज में हम एडमिशन दिला रहे हैं, हैं? अच्छा हाँ तो सर वो फेक होते हैं, ट्रू होते हैं? यार, कॉलेज के पास ना तुम्हारा डेटा होता है यार, है ना, जैसे आप कहीं पे हाँ पेपर देने के लिए जाते हो ना, हाँ सर। तुम्हारे पास कोचिंग के लिए भी तो कॉल आया होगा ना पहले कभी? नहीं सर, मैनेजमेंट कोटा के से बोलते हैं वो। हाँ हाँ, मैनेजमेंट कोटा में अगर कोई पैसे मांगता है ना तो आपको कुछ नहीं देना है। कई बार फेक कॉल्स होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं मैंने एक फेक कंपनी खोल ली है ना, और मैं हाँ आपको बोलूँ कि चलो 2 लाख रुपए दे दो, मैं एडमिशन करा रहा हूँ, ठीक है, हाँ तो आपने क्या किया, उनमें से कुछ पैसा उठा के दे दिया, हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके के हाँ जो कॉल्स होते हैं ना वो फेक होते हैं। सर, वैसे होता है ये मैनेजमेंट कोटा वाला भी? हाँ हाँ, कई बार होता है, इसमें क्या, मैनेजमेंट कोटा डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। सर जैसे सर आता है कि बिट्स कॉलेज में हम दिला रहे हैं। बिट्स में दिला रहे हैं हाँ यार, मैनेजमेंट कोटा ऑफर नहीं करते। तुमको पता है जेपी एक यूनिवर्सिटी है, आपको 2000 अगर आप बात करो ना 2009 और 8, उसमें तकरीबन 42 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, सिर्फ इस रीजन से, क्योंकि वो लोग ऑफर कर रहे थे पैसा कि मैनेजमेंट कोटा लाओ और हमारे यहाँ ले लो। इससे बढ़िया एनआरआई कोटा होता है। सर।
एनआरआई कोटा में क्या होता है, आपको बाहर में अगर आपका कोई भी आदमी रहता है ना, तो उसके थ्रू उसके अकाउंट से फीस प्रोसेस करा दो बस, ठीक है। फीस लेकिन आपकी डबल हो जाएगी, और भी डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो पागल बनाते हैं, क्या? तो पागल बनाते हैं ना मतलब। हाँ मतलब देखो ना यार, अब कौन सी यूनिवर्सिटी तुमको बिट्स में दे रहा है? बिट्स नहीं देता यार मैनेजमेंट कोटा, मेरे को तो आइडिया नहीं है। बाकी अगर कोई दे रहा हो तो बिट्स के मैनेजमेंट को सीधा कौन आदमी इन्वॉल्व है उसको देखो, कौन है। क्या रजिस्ट्री कभी ऑफर नहीं करती है ऐसे, ये बैक डोर का मामला होता है। और इसमें मेरा कहना इतना ही है कि आप लोग ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर हो गया। ln ln x प्लस 1 अपॉन ln x उसका चल रहा है स्क्वायर यार, ठीक है। हो गया इस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सिद्धांत? सर t, आई लेट लगाएंगे सर, 1/ln(x). इससे पहले t ले लो, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, e की पावर t। अरे क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ln, तुमने ln x को कितना लिखा था t, प्लस ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा t का स्क्वायर टाइम्स ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, dx कितना हो जाएगा e की पावर t कितने के बराबर dt। तो मतलब आप लिख सकते हो e की पावर t, ये कितना हो जाएगा ln t प्लस 1 अपॉन में कितना है t स्क्वायर, ये हो गया dt, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे सर ln t का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन t होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो सर ये तो नहीं बना यार। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा कर दो ना। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर t, ln t आपके पास है ln t, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी को ऐड कर दो, 1 अपॉन टी को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही तुमने ये किया ना, 1 अपॉन टी को ऐड किया, 1 अपॉन टी को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर t, ये वाले पोर्शन को अलग कर लो, ln t प्लस 1 अपॉन टी dt, और ये वाले पोर्शन में से माइनस बाहर निकाल के अलग कर लो, e की पावर t 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर dt। अब ध्यान से देखो, ln t का डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, सीधा e की पावर t इंटू ln t ये बन गया, माइनस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ही होता है। तो ये फिर से e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, तो ये e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी बन गया, प्लस में कितना हो गया c, ये आपका आंसर हो गया। सर मैंने तो आई लेट लगा के करा था। हाईलाइट लगा के करा था, कोई बात नहीं, ये तरीका एक ये भी है, ये इसी का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। इसमें ये बढ़िया स्टेप ये बनता है कि जैसे देखो, इसमें इसका डिफरेंशिएशन ln t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी स्क्वायर नहीं बनता है, तो हमने ln t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी ऐड किया, 1 अपॉन टी को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर रखा, तो ये अलग बन गया और ये वाला हिस्सा अलग बन गया, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, नहीं तो मैं आगे मूव करना चाहता हूं यार, बहुत कुछ पड़ा हुआ है अभी अपने पास। इंटीग्रेशन के लिए एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर इनफ है ना? हाँ इनफ है पीयूष, जो मैं हैंड आउट दे रहा हूं आप इसी को पूरा सॉल्व कर लेना और प्रीवियस ईयर लगा लेना, मोर देन इनफ, ठीक है। चलिए अगले हिस्से पे काम करते हैं यार। हाँ भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके, तो पार्शियल फ्रैक्शन यार हम लोगों को, सब लोगों को आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही है ना। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों को आते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का हम डायरेक्टली क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, ज्यादा इसकी सही तो है ट्रिक्स क्योंकि हैं हाँ, सर, इसकी तो ट्रिक्स आती है। हाँ वही तो ट्रिक का यूज करेंगे ना सीधा क्वेश्चन में भी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। इसका इंटीग्रेशन करो जरा, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो जल्दी, मुझे पता भी चल जाएगा आप लोगों को कितना आता है। सर डन भाई हो गया सर। जितनी एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अबे भाई इसकी ट्रिक होती है, x+1 को 0 कर ले पहले, उसको लॉग में ले ले। आ गया हाँ सर। है? दीपांशु तुमसे हुआ क्या?
हाँ तो हो गया। हो गया। हाँ फिर, यही तो होता है सर। x+1 को सर 0 ले लो सर, फिर उस मतलब जो 0 लिया है उसे लॉग में ले लो। देखते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी ट्राई करो यार। हो गया। रिया का हो गया है। आशीष तुम लास्ट स्टेप से अभी तक खत्म नहीं कर पाए बेटा। हो गया सर। हम्म। चलिए आशीष ने भी बोला और इधर सिद्धांत ने भी बोल दिया है। चलो यार देखो फॉर्म कैसी बन रही है। नीचे ऊपर कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से बस मुझे एक ही चीज पता लगानी है, इसमें पावर 1 चल रहा है, इसमें पावर 1 और 2 चल रहा है। तो आपको देखना क्या है, ये चीज है क्या। नीचे क्वाड्रेटिक भी आ रहा है और सिंपल टर्म भी आ रही है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, 2x-1 अपॉन x+1 x² + 2। इसे लिखा जाएगा a अपॉन, देखो यार सिंपल लीनियर होता है ना, तो लीनियर में a अपॉन लिखा जाता है x+1, और जो क्वाड्रेटिक होती है ना उसका लिखा जाता है bx+c अपॉन में कितना आ जाएगा x² + 2 के बराबर। ठीक है, कल को अगर x+1 का स्क्वायर होता तो a अपॉन आता प्लस b अपॉन x+1 का स्क्वायर आता। ये x² + 2 का कुछ होता तो bx+c अपॉन x² + 2 को कुछ और लिख दिया जाता। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते। तो 2x-1 अपॉन x+1 x² + 2 इस तरीके से दिया गया है, a अपॉन x+1 bx+c अपॉन x² + 2 इस तरीके से पूरा पूरा मामला है। अब बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लो बेटा, कितना हो जाएगा 2x-1 अपॉन x+1, ये x² + 2 हो गया। एलसीएम आया a टाइम्स ऑफ कितना हुआ x² + 2 प्लस में कितना है bx+c अपॉन में कितना है x+1, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में x+1 और x² + 2। इस हिस्से ने इस हिस्से को काट दिया, हमें ज्यादा मतलब नहीं उससे। ऊपर वाले पार्ट को देखो, एक तरीका क्या है सीधा सीधा कंपैरिजन, और कंपैरिजन ही मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है। ठीक है, कभी कभी हम लोग बाकी केसेस में क्या कर जाते हैं बेटा, मिस्टेक कर जाते हैं। तो मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में। पेपर में हम लोग बिल्कुल मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना आ जाता है आपके पास में cx आ जाता है, और ये कितना हो जाता है c। तो ये 2x-1, ये कितना हो जाता है आपके पास में ax² bx²। तो यहाँ पे कितना आ जाता है a + b टाइम्स ऑफ कितना आ गया आपके पास में x²। ये कितना आ जाता है आपके पास में 2a, ये कितना चल रहा है bx, तो ये आ जाता है b + c टाइम्स ऑफ कितना हो जाता है x हो जाता है। ये कितना है बेटा 2a प्लस में कितना चल रहा है c चल रहा है। तो हम लोग यहां से देखें 2x-1 ये कुछ इस तरीके से बना अपना। बताओ जरा x² का यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ x² नहीं है, इस पार्ट को 0 कर दिया गया। तो a + b को आप कर दो 0। ठीक है, x का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो b + c को हमने कर दिया 2, और यहाँ पे कितना है 2a + c कितने के बराबर हो गया -1 के बराबर हो गया। बस इन सबको सॉल्व कर लो, abc की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका और भी होता है। अब वो तरीका क्या होता है कि यार मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट में -1 सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता था। कैसे निकाल सकता था, तुमने -1 डाला होता तो b और c खत्म हो जाते। ठीक है, वहां से तुम्हारे पास a रहता, क्योंकि x की जगह दोनों तरफ -1 डलता तो a कैलकुलेट हो जाता तुम्हारा, a की वैल्यू तुम उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता, तो मैं a + b को इसके नीचे लिख रहा हूं कितना 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, b से b कट जाएगा,
a माइनस सी अपने पास में कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस सी को यहाँ पे रखा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू -2, इसने इसको उड़ाया, कितना हो गया आपके पास में 3a इज इक्वल्स टू -3, a की वैल्यू आ गई बेटा -1। a आ गया तो b की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, इसका यूज करके b की वैल्यू हो गई +1। a भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। c कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये -1, ये 1, और यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया माइनस, तो नहीं, c की वैल्यू कुछ और आएगी भाई, a की वैल्यू डाल देते हैं -1, माइनस सी इज इक्वल टू -2, तो ये माइनस सी इज इक्वल टू कितना, -2 + 1, तो माइनस सी इज इक्वल टू -1, सी की वैल्यू 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। बस इंटीग्रेशन में कितना हो गया, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बस इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की जगह पे कितना है अपने पास में -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, बस ये उठा के डाल दिया हम लोगों ने। a की वैल्यू आ गई -1/x + 1। ठीक है, ये कितना हुआ अपने पास में, b की वैल्यू कितना हुआ 1, 1, तो यहाँ पे आ गया b की जगह आ गया 1 टाइम्स ऑफ x प्लस c की जगह 1/x² + 2। बस बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन होएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे होएगा dx, यहाँ पे होएगा dx, यहाँ पे होएगा इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे होएगा इंटीग्रेशन dx। इसका हमें आता ही है, इसका क्या होएगा, इसको t रखो, ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन बन गया, सीधा सीधा आंसर है। बताओ जरा, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो इसकी फॉर्म्स में एक बार हम लोग देख लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ यार। सर हम इतना लंबा क्यों कर रहे हैं सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं सर? छोटा तुम बताओ। शॉर्ट ट्रिक नहीं है दीपांशु वाली? दीपांशु सर हाँ सर जैसे x + 1 है ना, तो उसको लॉग में लिख दिया तुमने। नहीं सर x + 1 को 0 ले लो। ठीक है, तो -1 आया। माइनस सर उस -1 को x + 1 की जगह छोड़ के सब में सब्स्टिट्यूट कर दो, और सर x + 1 को लॉग में ले लो। हाँ तो वही तो बात हुई ना, ये तो डायरेक्टली है ही। क्वाड्रेटिक में बताओ। तो मैं है सर क्वाड्रेटिक में भी सर ऐसे ही कर दो। नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक में आयोटा आ जाएगा लड़के। ठीक है, क्वाड्रेटिक आयोटा का नहीं क्वाड्रेटिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वाड्रेटिक में नहीं होगा सर ये? नहीं, क्वाड्रेटिक में नहीं होता। ठीक है, चलो मेरे, तो सर हम इसे सिंपल नहीं कर सकते? क्या कर सकते? सिंपल मतलब x² + 2 को। नहीं, मेरे पास एक और तरीका है, सॉल्व तुम करना चाहते हो तो इसका और छोटा तरीका है मेरे पास। लेकिन बात ऐसी है, सुनो, देखो ये जो स्टेप आया ना, इसी में आप x की जगह पे -1 डालोगे, ये खत्म हो गया, तो a मिल गया तुम्हारे पास। अब तुम a की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और b और c के लिए निकालने के लिए तुम क्या करो, x की वैल्यू 0 रख दो और 1 रख दो, तो दो वैल्यूज और आ जाएंगे तुम्हारे पास। a की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है, दो कांस्टेंट फिर से मिल जाएंगे, सॉल्व कर लो, b और c आ जाएगा। मतलब कोई भी 3 वैल्यूज डाल के तुम इस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में एबीसी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कल को 4 पैरामीट्रिक कांस्टेंट होंगे तो कोई भी 4 वैल्यू डाल के आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक तरीका है। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गया सर। भाई आप ना बोथ साइड क्या करो, देखो नीचे तो कट ही गया था तो इसको तो उड़ा देते हैं, नीचे वाले हिस्से को खत्म करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बचा ही है, तो तुमने क्या किया, तुमने उठा के डाला सीधा, x की वैल्यू को तुमने -1 डाला, ये खत्म हो गया, a की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास निकल के। ठीक है, फिर तुमने x की वैल्यू को 0 डाला, तो a की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास थी, बोथ साइड 0 डाला तुमने, वहां से तुमको b और c का एक रिलेशन मिला। ठीक है, उसके बाद में तुमने x की वैल्यू को उठा के डाल दिया, यहां से कितना 1 डाल दिया, फिर b और c का दूसरा रिलेशन मिला, b और c को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। बताओ, ठीक है सर। कोई दिक्कत है भाई किसी को इस मामले में? सर इसमें x की वैल्यू 0, 1 आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? नहीं, 0 1 की जगह 1 2 डाल दो, 3 4 डाल दो, -1 अपनी -2 मर्जी है डाल ना दो, वो, कुछ हमारी भी मर्जी डालो। है। ठीक है जो कैंसिल कर रहा है ना, उसको तो सीधा डालना चाहिए, हाँ राइट। है ना? तो कैंसिल कर रहा है तो ये तो सीधा खत्म कर देगा। हाँ वो बाकी बचे में कुछ भी डालो यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है, वो भी एक तरीका है।
ठीक है, सर तो हाँ। सर हम्म। सर अगर हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक हो हाँ, तो सर फिर कैसे नीचे करेंगे? वो लगा सकते हैं? नीचे क्या, तो नीचे जैसे क्वाड्रेटिक नीचे तो है ही ना अपने मतलब पास। 2x-1 है। हाँ हेलो दीपांशु, तुम्हारी आवाज कट जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। देखो नीचे क्वाड्रेटिक तो मिली हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक तो मिला ही हुआ है ना। नहीं सर, 2x-1 अगर नीचे सर होता x² + 2x+1। अलग से ले लेते, क्या बोल रहे हो बताओ, ऊपर क्या होता बताओ। सर 2x-1 होता ये लो, नीचे क्या होता। सर x² + 3x-1। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। हाँ हाँ ये तो तो सर बहुत आसान है इसमें यार, वो एप्लीकेबल है? ये पार्शियल फ्रैक्शन। सर इसमें वो वाली लग जाएगी ना, मतलब एक को 0 मान ले फिर उसे लॉग में ले ले। हाँ, इसे दो हिस्सों में तोड़ना तो पड़ेगा ना पहले, हाँ इसके फैक्टर तो बनाओ। और इसकी एक डायरेक्ट फॉर्म सिखाएंगे दीपांशु, ठीक है। ये डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए बताओ। ये हो गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ रहा है 2x+3, तो तुमको अगर ऊपर 2x+3 बनाना है तो 2x मिला हुआ है, 3 बनाने के लिए तुमको +4 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर +3 -3 कर दो, बात एक ही है। तो ये तुम्हारे पास 3 बन गया, तो ये अलग हो गया, 2x+3 हो गया बिल्कुल अलग, x² + 3x प्लस ये -1 dx। बचा कितना तुम्हारे पास, -4। तो इंटीग्रेशन 4/x² प्लस में कितना है 3x - 1 dx। ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करके ये आ जाएगा, है ना। और इस वाले को तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो इसके केस में। ठीक है सर। ठीक है ना, ये अलग है। आ जाओ यार, एक बार ये फॉर्म्स देख लेते हैं सारी की सारी, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और उसमें क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं ताकि आपको एक हल्का सा छोटा रीकैप मिल जाए कि भाई हाँ ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का काम होता है। देखो यार, तो सबसे पहले इसने यहाँ पे यूज किया है केस 1। gx है आपके पास में, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन है, तो fx आपको कुछ भी दिया गया हो, आप gx में क्या करेंगे, a/x - a1, a2/x - a2, a3/x - a3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका दिया गया है, देखो जरा। 3x+2 था, x³ - 6x² + 11x - 6, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पहले इसके फैक्टर्स बनाए इसने। फिर उसके बाद में क्या कर दिया, सीधा सीधा यूज कर लिया, a/x - 1, b/x - 2, c/x - 3। ठीक है, अब जितना भी बढ़ता जाएगा हम इसी तरीके से यूज करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एलसीएम लेके एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके हिसाब से। ठीक है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट हिस्से पे। नेक्स्ट हिस्सा क्या है बेटा, अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम तो स्क्वायर कर सकते हैं यार, ये वाला नहीं, इससे आगे वाला लेते हैं। हम तो बोलेंगे नीचे की तरफ हम स्क्वायर भी करेंगे। टर्म्स मेरी हो सकता है ना, पावर कहां तक जा रही हो, देखो यहाँ पे जा रही है k तक, x - a की पावर k तक जा रही है, उसके बाद में x - a1, x - a2, x - a3, उसको कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, हम इसे इक्वल टू में लिखेंगे a1/x - a की पावर 1, x - a की पावर 2, x - a की पावर 3, कहां तक, x - a की पावर k, और x - a1, x - a2, x - a3, x - ar, यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में आ जाएंगे तो 3x - 2 dx, ये x - 1 का स्क्वायर, x + 1, x + 2, आप इसे लिखोगे a1/x - 1, a2/x - 1 का स्क्वायर, a3/x + 1, a4/x + 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको a1, a2, a3 मिल जाएगा, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक, अगर नीचे इंट्रोड्यूस हो जाए तो। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने यही एग्जांपल लिया, क्वाड्रेटिक वाले केस में bx + c, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा x की टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म आएगी, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर वगैरह हो जाए तो। ठीक है, जैसे इस केस में तो 2x - 3/x - 1, x² + 1 का स्क्वायर है, तो नीचे a/x - 1 तो जाएगा ही, x² + 1 को पहले लिख दिया bx + c, उसकी पावर 1, फिर x² + 1 उसका होल स्क्वायर, उसको लिख दिया dx + e, और इस पूरे के एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर से इसको एलसीएम एलसीएम लिया सॉल्व किया जा सकता है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? इतना पोर्शन हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ होता है बेटा। ठीक है, सर अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। सर हाँ बोलो। सर जो वो के वाला था ना, हाँ, वो वाला समझ नहीं आया। के मतलब जो भी एक ऊपर लंबा सा एक्सप्रेशन आया था। कौन सा वाला? ये नहीं, इसके भी ऊपर। हाँ, ये हाँ ये वाला। इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। देखो यहाँ पे देखो, अगर मुझसे कल को बोल दिया जाए कि 2x माइनस वन अपॉन में कितना चल रहा है, x माइनस वन का होल क्यूब टाइम्स ऑफ x प्लस टू, इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन, इसे सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं यार। तो आप बोलोगे कैसे? 2x माइनस वन, x माइनस वन उसका होल क्यूब x प्लस टू, उसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस वन, b अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब, ठीक है, d अपॉन एक्स प्लस टू। मतलब जब तक ये पावर पूरी नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। x माइनस वन, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस थ्री का क्यूब, x माइनस वन का क्यूब प्लस d अपॉन एक्स माइनस टू। कल को ये 20 होता तो हम 20 तक जाते। ये तो एनसीईआरटी में बहुत फेमस भी है। अब फिर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस वन उसका होल क्यूब x प्लस टू, तो a के साथ में क्या क्या आएगा? x माइनस वन की एक पावर तो हट गई, तो x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस टू आ जाएगा। b के साथ में क्या क्या आएगा? x माइनस वन का स्क्वायर हटाओ तो x माइनस वन x प्लस टू आ गया। c के साथ में क्या क्या आएगा? c टाइम्स ऑफ x प्लस टू आ गया। और d के साथ में क्या क्या आएगा? ठीक है, और d वाले केस में सीधा सीधा क्या आ जाएगा? d टाइम्स ऑफ x माइनस वन उसका होल क्यूब। ये वाला तो इधर राइट साइड वाले से कैंसिल हो जाएगा, बस ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, कोएफिशिएंट्स का यूज कर लो, आंसर निकाल लो। सर फिर इसमें टाइम भी लग जाएगा? लगेगा, लेकिन इतना बड़ा पूछा ही नहीं जाता। एनसीईआरटी में पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यार। अब हमारी टाइप स्टार्ट हो गए यार। जैसा दीपांशु अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहा था, वैसे टाइप्स हमारे स्टार्ट हो गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप के इंटीग्रेशन जिसमें dx अपॉन क्वाड्रेटिक बन रही हो, dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन रही हो, और रूट ओवर ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही हो, नीचे क्वाड्रेटिक, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और ऊपर क्वाड्रेटिक। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो यार, इस केस में हम कुछ नहीं करते, हम ये जो क्वाड्रेटिक दी गई होती है ना, इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। और कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद हमारे पास कुछ फॉर्म्स थी यार, याद करो जरा, कुछ फॉर्म्स है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन की फॉर्म है हमारे पास में, प्लस भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी भी फॉर्म दे रखी है, प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी भी फॉर्म्स मेरे पास है 3, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी भी 3 फॉर्म है। आप सबसे पहले वाले पार्ट में जाइए। यहां आ जाइए, देखिए ये 3 फॉर्म है ऊपर वाले के केस में, ये दोनों और एक ऊपर दे रखी है ये फॉर्म। ये 3 फॉर्म आप तब यूज कर सकते हैं जब क्वाड्रेटिक डायरेक्टली नीचे दे रखा हो। और ये 3 फॉर्म कौन सी? ये वाली और ये वाली। ये 3 फॉर्म आप तब यूज करेंगे जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दे रखा हो। ठीक है, इन तीनों फॉर्म्स के रिजल्ट आपको अप्रोक्सीमेटली याद है, नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी के बाद ही आप कुछ दिमाग लगा पाएंगे इसके अंदर। अगर आपको तीनों फॉर्म याद हो जाएंगी तभी आप कोई ना कोई दिमाग इसके अंदर लगा पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत फेस करने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें मुझे सीधा सीधा पता है, मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को किया जाएगा 1, सबसे पहले 1। अभी इसके अंदर 1 ही दिया गया है, तो हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। 2x इसका जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, उसको किया गया हाफ, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, प्लस में चल रहा है 5 अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा? x प्लस 1 उसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास में? 4। मतलब रूट ओवर कितना हो जाएगा?
x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसी फॉर्म। बस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसी फॉर्म का आंसर आता था कितने के बराबर, a/2 यहां पे, ठीक है, नहीं x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ये a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आता था। बस हमने उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसने 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया गया है। फिर से इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का कंप्लीट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का जो कोफिशिएंट दिया गया है उसको कर लो बेटा हाफ, हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये जो पहले वाली टर्म है ये बन गई x माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 3/4 बन गया, ये बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका आंसर आता है tan इनवर्स x में, बस उसको वहां पे डायरेक्टली आंसर के तौर पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x की जगह पे आ जाएगा x माइनस 1/2, a की जगह पे आ जाएगा √3/2, उसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। बोर्ड में ऐसे ही आते हैं क्या सर, जेई में आते हैं ना इसमें। क्या बोल रहे हो, जेई में? सर मेंस में आते हैं ना इस टॉपिक से। हाँ टॉपिक्स, ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता बेटा, इसका यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, इसका यूज होता है बीच बीच में। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है तो फटाफट मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, अगर दिक्कत नहीं है तो। अगर दिक्कत है तो अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे पूछो। जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। हुआ? हुआ? सर 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई? 1 में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सही है, कुछ करना ही नहीं यार, बस फॉर्म बन गई तो फॉर्म लगा देना यार। इंटीग्रेशन 1 ये आपने निकाला, माइनस आ गया बाहर, बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, ये चल रहा है dx में। ठीक है, 1 में ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये x के कोफिशिएंट को करो आप हाफ, उसका आप करेंगे स्क्वायर, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस में कितना चल रहा है 9। ठीक है भैया, आपने यही तो किया ना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने किया हाफ, उसका करेंगे स्क्वायर। एक सेकंड, गड़बड़ है इसमें, माइनस भी आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी आना चाहिए था माइनस। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इसका कोफिशिएंट का ये होना चाहिए था प्लस, ठीक है, ये प्लस हो जाना चाहिए था और ये माइनस हो जाना चाहिए था, इसका कोफिशिएंट यही तो क्या ना, ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए। एक सेकंड यार, गड़बड़ कर दी क्या, वापस कर लेते हैं। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं है इसमें, यहां से माइनस बाहर निकाला, अंडर रूट के अंदर ये आ गया माइनस बाहर, तो जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। ठीक है, अब सही, ये 1 में कितना हो जाएगा, रूट ओवर, ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस इसका कोफिशिएंट का हाफ किया, उसका ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 16 माइनस 16 माइनस में कितना है 9 है, बस ये कितना हो जाएगा आपके पास में यहां तक, x प्लस 4 या x माइनस 4 का होल स्क्वायर जनरेट कर देगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, ये कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो किस फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, ये आपके पास जनरेट हो जाएगा 1 कितना है, रूट ओवर 25 माइनस x माइनस 4 उसका स्क्वायर। ठीक है, 25 को क्या लिखा जा सकता है आपके पास में, 1 रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 उसका स्क्वायर dx। बस बेटा सीधा काम है यार, x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म बन गया। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है, 1/2a log कितना होता है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, उस टाइप का फॉर्म बन गया। सर साइन इनवर्स x बाय a नहीं होगा? हाँ अंडर रूट है ना, सॉरी साइन इनवर्स में आएगा, सही बात, अंडर रूट है साइन इनवर्स में आएगा यार, मुझे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बोल दिया मैंने सीधा, अंडर रूट है साइन इनवर्स में आएगा, सही है, ये लो साइन इनवर्स में ही आंसर करेक्ट है यार। ठीक है, तो यार आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अपने को सिर्फ टाइप पढ़नी है, आगे बहुत बड़ा चैप्टर बचा नहीं है यार। ठीक है, वही आधे घंटे का चैप्टर है, इसमें रिडक्शन फॉर्मूलाज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ाया है, सर मॉड आएगा नहीं आएगा बेटा, साइन इनवर्स के अंदर है, उसमें मॉड नहीं आता। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप देखिए यार, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2-3 चीजें सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। कौन सा, एक प्रीवियस ईयर इसके सॉल्व कीजिए, आपको एक्चुअल क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत टफ नहीं आता जेईई मेन में, बस जेईई मेन में हल्का ट्रिकी क्वेश्चन आता है, जो कि वो लाजमी भी है यार, आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हल्का ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई भी आदमी दिमाग ही नहीं लगाएगा, फिर तो बोर्ड बन जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी रह जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आएगा, इसलिए हल्का ट्रिकी आएगा, आपको इतना करना ही पड़ेगा। हाँ पीयूष, एलजेब्रा सेक्शन टफ नहीं है, एलजेब्रा सेक्शन में एक्चुअली समझ नहीं आता कि क्या लगाया जाए। हाँ क्या बोल रहे हो दिवांशु, कौन बोल रहा था, क्या बोला, क्या आवाज नहीं आ रही दिवांशु, आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। तुम माइक के पास आके बोलो ना। हेलो नहीं यार दीपांशु, तुम ट्राई करो, लिख दो या तो चैट में। पीयूष, एलजेब्रा हल्का टफ है ना, लेकिन उसमें टफ नहीं है, उसमें चीजें हमने पढ़ी हैं पूरी पूरी। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट में टाइम दे रहा है वो अच्छी चीज है, लेकिन एलजेब्रा को उठा लो, क्योंकि उसमें से हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन है, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मैंने बताया भी है कौन से पार्ट में से आएगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाले में। क्वाड्रेटिक है, उसमें लोकेशन ऑफ रूट में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सीक्वेंस है, उसका सीरीज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाइनोमियल है, उसमें दोनों आ सकता है, सीरीज भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे पता होता है कौन से चैप्टर में से क्या चीजें आ रही है। ठीक है ना, तो ऐसे उन पे ज्यादा फोकस कर लो। सर जेई और नीट में टफ कौन सा है, जेई टफ है ऑब्वियसली यार, जेई मेन और नीट ऑलमोस्ट सेम लेवल के पेपर होते हैं, बस दोनों में चीजें अलग अलग चेक होती है।